अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 1 मई 2025। इमरान खान क्या साल 2025 भी जेल में गुजारेंगे? इससे मुतालिक अदालतों की तैयारी पूरी है, लेकिन बैकग्राउंड पर कुछ और चल रहा है। उससे मुतालिक अपडेट आपको दूंगी और वो खबर भी शेयर करूंगी जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जुबान ज़द-ए-आम बात क्यों हो रही है आज सुबह से कि इमरान खान साल 2025 में जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इस एक वाहिद मुकदमे के अंदर जिसमें वो सजा याफ्ता है, उसकी अपील ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती। इसकी फैक्चुअली क्या पोजीशन है, कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए, क्या इमरान खान का कोई बहुत स्पेशल केस है कि उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, या फिर उसका अपनी बारी पे लगना ही जो है वो असल कानूनी और आईनी ज़ाब्तों के मुताबिक है। इससे मुतालिक बात करेंगे और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के मैंडेट चोरी से मुतालिक एक बड़ा मुकदमा, जो कि मखसूस नशिस्तों का केस है, वो समाअत के लिए मुकर्रर होने वाला। और उससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही के एक जज ने सबर और धीरज रहने की तलकीन कैसे की है, इससे मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के मुकदमे से मुतालिक। इमरान खान का आपको याद होगा कि 190 मिलियन पाउंड का वो मुकदमा जिसमें मलिक रियाज से गैर कानूनी तौर पर माली फायदा हासिल करने पर इमरान खान को 14 साल की कैद और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। और इस मुकदमे के अंदर जहां इमरान खान को 14 साल की कैद और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद और साथ में जुर्माने इमरान खान को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख का किया गया, तो उसके बाद एक बहस चल पड़ी थी कि ये ऐसा फैसला है, जज नासिर जावेद राणा ने वो लिख दिया है कि किसी भी सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला जो होगा ये कलअदम नहीं करार पाया जा सकेगा। ये इतना कंक्रीट किस्म का फैसला और इमरान खान के खिलाफ इतने ठोस शवाहिद इस मुकदमे में हैं। हम सबको पता है कि जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, यानी जिनके पीछे सियासी मुकासद होते हैं, वो मुकदमात जिस बर्क गिरफ्तारी से शुरू होते हैं उसी बर्क गिरफ्तारी ही से खत्म हो जाते हैं। ये इस मुल्क की तारीख रही है। लेकिन वो बर्क गिरफ्तारी हमने इमरान खान के केसेस में अदालतों के थ्रू देखी। इससे पहले भी अदालतों के थ्रू होती थी, लेकिन वो एक पसे पर्दा डील तय पा जाने की सूरत में होती थी कि जब कोई शख्स है वो सजा याफ्ता है, वो 4 साढ़े 4 साल 5 साल मुल्क से बाहर बहुत चैन से गुजार के आता है, जब मुल्क में एंटर होता है तो एयरपोर्ट पर उसकी बायोमेट्रिक की मशीन पहुंच जाती है, वहीं से तस्दीक होती है और 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर पता चल जाता है कि ये शख्स अब किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है, ही इज फ्री टू गो। उसके बाद क्या होता है कि एक जो पार्टी होती है उसका जो जीता हुआ मैंडेट होता है, उसका हासिल करदा मैंडेट होता है, यानी अवाम पाकिस्तान ने उस जमात को वोट दिया, लेकिन क्या होता है कि अवाम का जो वोट होता है उसको चोरी करके भी उसी शख्स की झोली में डाल दिया जाता है। तो जो कोई थोड़ा बहुत सा तासुर होता है ना कि वो डील के नतीजे में आया है, वो भी जायल हो जाता है। इमरान खान के मुकदमात में पिछले 2 साल में ये सब तारीख थोड़ी बदली है। उनको मुकदमात में सजाएं भी मिली हैं और बर्गिरफ्तारी से रिलीफ भी मिला है। और फिर जब कोई और नहीं मिला इस मामले में मुर्दे इल्जाम ठहराने को, तो मुर्दे इल्जाम ठहराया गया अदलिया को, और फिर अदलिया को बारी बारी फतह कर लिया गया। तो वापस आते हैं उस कहानी पर कि इमरान खान को 3 मरतबा सजा सुनाने की डेट में इल्तवा देने के बाद 17 जनवरी को जब ये सजा सुनाई गई 190 मिलियन पाउंड केस में, तो सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान का जो ये मुकदमा था, इस पर हुआ कुछ ये कि सजा जो है वो उनको सुना दी गई और सजा सुनाने के बाद ये बहस चल पड़ी कि ये मुकदमा ये फैसला किसी भी सूरत ओवरटर्न नहीं हो सकता। तो हमारी नाक़िस अक़ल को ये लगने लगा कि शायद ये फैसला इतना जो होगा वो सॉलिड होगा कि उससे इमरान खान बरी नहीं हो सकेंगे। फिर जब हमने उस फैसले को पढ़ा तो गलत साबित हुए और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी नाक़िस अक़ल पर आप मातम ही कीजिए कि हमें ये लगा था कि शायद फैसला बहुत कंक्रीट होगा। हम ये भूल गए थे कि फैसला लिखने वाले और फैसला जारी करने वाली जो कुव्वतें हैं, उनका अकल, समझ, कानून या किसी भी किस्म की लॉजिक से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल फैसला आया और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ जजेस को मुसल्लत कर दिया गया और उन जजेस ने मुसल्लत होने के बाद ऐसे प्रिटेंड करना शुरू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जैसे कब्जे से हासिल करदा कोई माल होता है और उसके अंदर उनको खौफ है कि कोई जज दूसरा उस पे बात ना कर ले, किसी मामले को, किसी केस को इस तरह का फैसला ना कर ले। वो क्या करते हैं, वो मुकदमात को अपने सामने लाकर खुद ही मुकर्रर करके उनके फैसले करने लगते हैं। तो बहरहाल इमरान खान के इससे पहले जो 2 मुकदमात 3 मुकदमात थे, इंतखाबात से पहले 5 रोज़ के अंदर उनको 3 मुकदमात में सज़ा सुनाई गई थी। तो उसमें एक जो मुकदमा था वो आपको याद होगा कि बदनाम ज़माना मुकदमा था जो कि इद्दत में निकाह का था। उसका कलअदम हो गया। बहरहाल वो तो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले ही सेशन कोर्ट्स के हद तक जो है वो उसको कलअदम करार दे दिया गया। उसके अलावा जो मुकदमा था वो इमरान खान का मुकदमा था तोशाखाना से मुतालिक और तीसरा मुकदमा था साइफर का। ये मुकदमात भी तोशाखाना से मुतालिक मुकदमा मुअत्तल है और जो साइफर का मुकदमा है उसका तो हमने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा होते ही क्या हाल किया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस मुकदमे को में इमरान खान को बरी कर दिया, शाह महमूद कुरैशी को भी बरी कर दिया।
اب کم ٹائم سپین کے اندر، یعنی ایک شخص ڈیل نہیں کر چکا تھا، وہ جیل ہی میں بیٹھا تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ کچھ نیا تھا کہ اتنے کم ٹائم سپین کے اندر، یعنی 4 سے 5 ماہ کے اندر ان سارے مقدمات میں وہ شخص فارغ ہو جائے، ایک میں سزا معطل ہو، 2 میں سزائیں کل عدم ہو جائے اور وہ بری ہو جائے باعزت طور پر۔ اس کے بعد عمران خان کے اوپر نیا مقدمہ بنایا گیا جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ تھا۔ اس مقدمے میں عمران خان کو سزا ہوئی، 14 سال کی سزا بامشقت ان کو سنائی گئی، اور اس کے علاوہ اس قید بامشقت کے ساتھ ان کے اوپر 10 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر بھی جو ہے وہ 7 سال ان کو قید اور 5 لاکھ جرمانہ ان پر عائد کیا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی برگرفتاری کے ساتھ اپیلیں دائر ہو گئی جو کہ ایک ملزم نے 1 ماہ کے عرصے میں کرنی ہوتی ہے سزا کے خلاف۔ جب وہ اپیلیں دائر ہو گئیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ تب تک فتح ہو چکا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جسٹس سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے کے 15ویں نمبر سے لا کر قائم مقام چیف جسٹس بٹھا دیا گیا تھا، اور جسٹس عامر فاروق جن سے اس سے پہلے خدمات لی جا رہی تھی ان کو سپریم کورٹ تعینات کر دیا گیا تھا۔ تو اس تمام تر عمل کے دوران جب عمران خان کے مقدمات یہاں پر آئے تو وہ جو ایک مبہم سی امید ان کے وکلا کو تھی کہ یہ مقرر ہوں گے، وہ انہوں نے اس امید کو لے آتے ہوئے ایک اور درخواست دائر کی، جلد سماعت کی۔ 3 ماہ کے بعد یہ مقدمہ اس طرح سے فکس ہوا کہ بھئی کیوں نہیں عمران خان کا وہ مرکزی مقدمہ فکس ہو رہا، یعنی یہ بھی ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اوریجنل کیس کو مقرر کرو، اب وہ مقدمہ لگا کر سننے لگ گئے ہو کہ کیوں یہ مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا۔ اور پھر وہ مقدمہ مقرر نہ کرنے کی درخواست میں جب وہ مقرر ہوتی ہے درخواست، تو اس میں وہی جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر ویسے تو اپنے سامنے اسی دن کا جو جسٹس بابر ستار کے سامنے لگا مقدمہ ہے وہ اسی دن منگوا کر معطل کرنے کے لیے اپنے سامنے ضرور لگا لیتے ہیں، لیکن عمران خان کا جو مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس میں جب وہ اپنے رجسٹرار آفس سے نہ جانے کیوں ایک رپورٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے رجسٹرار آفس سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ بھی قاضی فرید عیسیٰ کی طرح یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ان کا رجسٹرار آفس ان کے اثر سے بالکل آزاد ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ رپورٹ مانگتے ہیں، اور آج اس رپورٹ کا ایک حصہ سامنے آتا ہے جس کے اندر ان کا رجسٹرار آفس یہ فرماتا ہے کہ سال 2025 کے اندر عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کے خلاف جو اپیلوں کا معاملہ یہ مقرر نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فوجداری مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ زیر التواء ہیں، یعنی آپ حال دیکھیں کہ صرف 297 مقدمات جو ہے وہ سپریم کورٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر التواء ہیں فوجداری کے، جن میں سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ 63 کیسز جو ہیں وہ سزائے موت کے ہیں، اور 73 اپیلیں جو ہے وہ زیر التواء عمر قید کی سزاؤں کے خلاف ہے۔ تو عمران خان کی ظاہر ہے کہ یہ عمر قید ہی بنتی ہے، تو اس کے خلاف 73 اپیلوں میں ان کی بھی ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال سے زائد سزا کی 88 اور 7 سال قید کی 55 اپیلیں زیر التواء ہیں، اور عمران خان کی اپیل ابھی موشن سٹیج پر ہے۔ اس اپیل پر پہلے پیپر بکس تیار ہوں گی، اس کے بعد اپنے نمبر پر لگے گی، اور سال 2025 کے اندر یہ نہیں لگتا کہ یہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو سکے گی۔ یہ ہو گئی وہ چیز جو کہ ڈسکشن میں ہے، ہماری ٹی وی چینلز کو بھی یہ خبر چلانے کی اجازت ہے کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف ہے تو یہ سب سے چل رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے کنڈکٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ان کو کوئی سزا یا کوئی مقدمہ اپنے سامنے لگا کر اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت دوسری عدالت میں ابھی مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے بلا کر اس کیس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی برگرفتاری کا اور یہ ان کی رجسٹرار آفس کے وقت پر کیسز مقرر کرنے کا ایک طریقہ کار اور سائیکل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی تک جو ایک کنڈکٹ رہا ہے پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں ہم نے دیکھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی مقدمہ ہو، جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ ہو جہاں سے اس نظام کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہو رہا ہو، وہ مقدمات فوری طور پر مقرر ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پر اس نظام کی سیٹنگ کے خلاف کچھ ہونے والا ہو تو یہ فوری سے ان چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ ایک مسلسل آج بھی بحث ہے، ان کے رفقا کو، ان کی پارٹی کے لوگوں کو سیاسی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، آج بھی چوکیوں پر اڈیالہ جیل کے باہر روک لیا ہوا ہے پنجاب پولیس نے، اور پنجاب پولیس 100 میں سے 200 پرفارمنس اس وقت دے رہی ہے۔ لیکن اس تمام تر حالات میں اس سب جس پوری کی پوری سیٹنگ کے اندر کیا عمران خان سے پس پردہ کوئی بات چیت نہیں چل رہی؟ جواب ہے چل رہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو پس پردہ بات چیت چل رہی ہے اسی کے ضمن میں یہ سامنے کی ملاقاتیں کرنے نہیں دی جا رہی، اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ان کو معلوم ہے۔ اور یہ جو ایک مسلسل ان کے وکلا یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس لیے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بات چیت اس وقت نہیں کرنے دی جا سکتی، اور ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ہمیں اکثر لگتا ہے کہ وہ بڑے مطمئن بیٹھے ہیں۔ پس پردہ بہت کچھ ایسا ہے جو کہ سامنے اس وقت نہیں آ رہا، لیکن بہرحال وہ ایک مقررہ مدت میں ضرور آئے گا، اور یہ جو پھر عدالتیں ہماری جن کا کردار آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ملک میں ظلم چل رہا ہے، لیکن اگر آپ کے ملک میں ظلم چل رہا ہے اور اس میں نظام انصاف سے بھی آپ کو صفر امید ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے پاس کوئی ایوینیو اور جانے کا نہیں ہے، آپ نے صرف انتظار کرنا اور ایک وقت آنا ہے
اور वो जो नेचुरली कुछ फोर्सेस ने काम करके जो हमेशा निज़ाम को उलट-पलट कर देना होता है, वो तो होगा ही, लेकिन हमारी अदालतों का किरदार याद रखने वाला ज़रूर है कि ये जज जिनका हल्फ कुछ हो रहा है। आज जैसे जमाल मंदोखेल तकरीब में इस्लामाबाद में एक तकरीब थी, जो कि नेशनल इंडस्ट्री रिलेशन कमीशन की जानिब से थी, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उसके चेयरमैन हैं। वहाँ पर मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब थी, तो वहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम जज इंसाफ नहीं करते, हम फैसले करते हैं और हम उन दस्तावेज़ात से पर मबनी फैसले करते हैं जो हमारे सामने होती हैं। तो वो कहते हैं इंसाफ तो अल्लाह ताला ने करना है। तो अब फिर वो इंसाफ जो अल्लाह ताला ने करना है उसका इंतज़ार इमरान खान भी करे, उसका इंतज़ार सब करे। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ जो कि मुकदमा है, एक तो इस तरफ है ना कि इमरान खान से बातचीत भी है, पसे पर्दा सब कुछ चल रहा है, सिर्फ़ कुछ नकात है जिनके ऊपर अभी हम-आहंगी पैदा नहीं हो सकी, तो मसाइल है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल चाहे 2 साल चाहे टाइम फ्रेम दे सकती है इमरान खान के मुकदमात मुकर्रर ना होने की, लेकिन आप देखेंगे कि ये मुकदमात मुकर्रर भी होंगे, इनमें बरियत भी होगी, इनसे बरी ज़िम्मा भी करार पाएँगे और ये सारा का सारा निज़ाम जो है वो पलटेगा भी। लेकिन एक वक़्त मुकर्ररा वक़्त मुद्दत आने के बाद इस वक़्त वो प्रेशर पॉइंट के ऊपर हाथ रख के उसको दबाई चले जा रही है देखने के लिए कि किस हद तक सस्टेन किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों से मुतालिक मुकदमे की समाअत है और उससे कबल आज जो ये इवेंट जिसका मैं आपको ज़िक्र कर रही हूँ, इसमें कुछ जजेस के साथ जब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी कबल अज़ वक़्त इससे मुतालिक फ़ैसला ना करें। और एक और इंडिपेंडेंट सोर्स का भी ये कहना है कि मखसूस नशिस्तें ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से छीन के दूसरों की ही झोली में डाली जाएँ। फ़ैसला इससे मुतज़ाद भी हो सकता है, पिछला फ़ैसला अपहेल्ड होगा, आधा होगा, पूरा होगा, ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो है वो सब्र करने की तलकीन की गई है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जज साहिबान आज भी ये फरमाते फिरते हैं कि उनका काम इंसाफ करना उनका काम नहीं है, जबकि हमारा मज़हब जिससे हमारा ताल्लुक है, जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस्तिफ़ादा भी लेते हैं और उन्हीं पर जो है वो यकीन करना और ईमान लाना हमारे ईमान को मुकम्मल करता है। उनको कोट करके आज सारी बात हो रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि इंसाफ हम नहीं कर सकते, हमने तो फैसले करने होते हैं, इंसाफ तो अल्लाह पाक करता है। लेकिन आपने अपने सामने ये देखना होता है कि इंसाफ आप कितना कर सकते हैं। जैसे आपकी वो एक आप कह लें कि उनकी बेबसी है, क्या किसी मुंसिफ को बेबस होना चाहिए? क्या आपको कोई चीज़ मजबूर कर रही है कि आप अपने मनसब पर इस तरह से कायम रहें जब आपको लगता है कि आप एक चीज़ पर इंसाफ नहीं कर सकते, तो व्हाई यू जस्ट क्विट इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बुरे हालात हैं, बेहतर दिन भी आएँगे, उनके लिए आपको इस मामले में जुड़कर रहना चाहिए और आप पसे पर्दा जो बातचीत और पसे पर्दा जो मिल बैठकर मसाइल के हल की कोशिशें कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो कामयाब होंगी और उनके बाद कोई बेहतरी आएगी और उसके लिए आप जो है वो आखिरी टाइम तक कोशिश करना चाहते हैं और सब्र के साथ बैठ जाना चाहते हैं और उसी के हवाले से जो है वो हमें कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में तासुर भी मिल रहा है कि वो कोशिश की जा रही है कि रिकंसिलिएशन की जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जब इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है तो कौन सी रिकंसिलिएशन होगी? या तो ये होगा कि ये पूरे का पूरा निज़ाम हटेगा, घर जाएगा, उसके बाद कोई बेहतरी आएगी, या फिर दूसरी सूरत में यही निज़ाम चलेगा अगले 10 साल, 20 साल, 15 साल और उस सारे अरसे में अगर आप अपना सर रेत में दबाए बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आज हमारा रिटायरमेंट का दिन आ जाए और उसके बाद हम ये कोट कर सकें कि हमने तो कोशिश की थी, तो फिर आपको तारीख जिन अल्फाज में याद रख रही है, इन्हीं में याद रखेगी। फिलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त, इंटरेस्टिंग खबरें मज़ीद भी हैं। अडयाला जेल के बाहर क्या हो रहा है, उसके अलावा जो आज ही के दिन में पाकिस्तान इंडिया कशीदगी को लेकर एक अपडेट है, उससे मुतालिक भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में अभी वक़्त कुछ ज़्यादा हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।